हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट या मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग दोस्तों यूपी पुलिस के लिए दोस्तों 38 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, बिना देरी के हुए पहला ही क्वेश्चन ज़बरदस्त है दोस्तों। एक मिनट। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य है। यानी उस्ताद बिंदा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन है सारंगी, वायलिन, मृदंग, संतूर। यहीं से आपके एग्जाम में आएगा एकदम 100%। ठीक ना, क्या हो जाएगा पहले का आंसर? तो पहले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सारंगी। ठीक ना, पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों सारंगी। संतूर से याद रखिएगा दोस्तों, संतूर के वाद्य यंत्र का नाम बताइए, याद रखिएगा कि कौन इसको बजाने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, मशहूर हैं। शिव कुमार शर्मा है दोस्तों, याद रखिएगा। शिव कुमार शर्मा है जो कि संतूर वाद्य यंत्रक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो कौन सा सिद्धांत दोस्तों संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, कि आनुवंशिकता का सिद्धांत। किसे माना जाता है दोस्तों? नेतृत्व का सिद्धांत किसे माना जाता है? संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है। क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों, बहुकारक का सिद्धांत को दोस्तों वैज्ञानिक और संपूर्ण माना जाता है। ठीक ना, ये नेतृत्व का सिद्धांत है। अगला देख लेते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। उस हवाई अड्डे का नाम पूछ रहा है दोस्तों, जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन एकदम दोस्तों शून्य होगा। ठीक ना, यानी वहाँ पर प्रदूषण एक भी थोड़ा सा भी नहीं फैलेगा और 2024 में उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। उस हवाई अड्डे का क्या नाम है? ऑप्शन ए है ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कि लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर? तीसरे का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। तीसरा है ना, तीसरे का बी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों। ये 2024 में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक ना, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमिश्नर्ड अधिकारी होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? नौसेना में जनरल होता है, एयर चीफ मार्शल होता है, एडमिरल होता है, कि उप लेफ्टिनेंट होता है? क्या हो जाएगा चौथे का आंसर? तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एडमिरल होता है। ठीक ना, याद रख लेगा, महत्वपूर्ण है। 5 नंबर देख लेते हैं, 4। देखिए दोस्तों 5 नंबर जो था दोस्तों वो करेंट अफेयर्स था और वो पुराना था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। ठीक है, 6 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। तो इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? कौन सा सही है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 11 सूत्रीय, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। ठीक ना, उसमें से कौन सा सही है इसको देखना है। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। तो कौन सा सही है? ए और बी, पहला और दूसरा सही है, कि दूसरा और तीसरा सही है, कि 1 और 3 सही है, कि ए तीनों सही है? क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का आंसर? तो 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 6 का। दूसरा और तीसरा सही है। ठीक ना, दूसरा और तीसरा सही है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब तक चला था दोस्तों? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से दोस्तों, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में एक मिनट दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? बताइए दक्षिणी गोलार्ध में कब छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को, 21 जून को, 21 मार्च को, कि 23 सितंबर को? क्या हो जाएगा 7 का आंसर? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 8 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि आनुवांशिक जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र
एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो अनुसूचित जनजाति को दोस्तों अगर उसको घोषणा करना है कि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करना है तो किसके पास ये शक्ति है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री के पास, कि राष्ट्रपति के पास, कि मुख्यमंत्री के पास, कि भारत के उपराष्ट्रपति के पास? क्या हो जाएगा 8 का आंसर दोस्तों? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों ये शक्ति है। ठीक ना। 9 नंबर दोस्तों, 9 नंबर मैथ का क्वेश्चन था तो मैंने उसको हटा दिया है। 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है दोस्तों? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213 की अनुच्छेद 212। क्या हो जाएगा 10 का आंसर? 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत दोस्तों राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10 का। राष्ट्रपति का याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। 11 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सरोजिनी नायडू ने बुक नहीं लिखी है? द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द गोल्डन बर्ड की द बर्ड ऑफ टाइम? क्या हो जाएगा 11 का आंसर? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द गोल्डन बर्ड। गोल्डन बर्ड दोस्तों ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक नहीं है, याद रखिएगा, ये तीनों पुस्तक सरोजिनी नायडू की है। ठीक ना। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता? ये एग्जाम में आ सकता है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, ऑप्शन है आपके पास कि नकदी और खाद्य दोनों फसलों को साथ साथ खेती करना है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ खेती में उगाना है, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? 12 का क्या हो जाएगा आंसर? 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना ही मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित किया गया था? महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए बहिनी दरबार समाचार पत्र किस राज्य में प्रकाशित किया गया था? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश? क्या हो जाएगा 13 का आंसर दोस्तों? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दोस्तों बहिनी दरबार योजना चालू किया गया था। ठीक, बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा चालू किया गया था। ठीक ना, और महिलाओं के द्वारा। अगला देख लेते हैं 14 नंबर, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अंगद ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, कि गुरु हर राय ने? क्या हो जाएगा 14 का आंसर? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों आदि ग्रंथ का संकलन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दे दिया था दोस्तों? तो जहांगीर के समय इसको फांसी दे दिया गया था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और जबकि दोस्तों गुरु तेग बहादुर को किसके समय फांसी दिया गया था? तो गुरु तेग बहादुर को दोस्तों औरंगजेब के समय दोस्तों फांसी दे दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक ना। 15 नंबर देख लेते हैं कि तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी? बताओ, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? नरसा नायक ने, कृष्णदेव राय ने, अच्युत राय ने, कि वीर नर सिंह ने? क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वीर नर सिंह ने दोस्तों तुलु राजवंश की स्थापना की थी। ठीक ना। 16 देख लेते हैं दोस्तों कि पहली बार भारत में आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? बताइए, पहली बार भारत में आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास फिरदौसी शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी? क्या हो जाएगा 16 का आंसर दोस्तों? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों ये प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक ना। 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, याद रखिएगा, पहला अरब आक्रमणकारी था। 17 देख लेते हैं। 17 नंबर है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद की योगवेद? क्या हो जाएगा 17 का आंसर दोस्तों? तो 17 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, योगवेद। योगवेद दोस्तों ये उपवेद नहीं है। ठीक ना,
योग वेद ये उपवेद नहीं है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 17 हो गया तो 18 देख लेते हैं। 18 मैथ क्वेश्चन तो हटा दिया मैंने उसको, 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किस देशों के साथ गुजरती है दोस्तों? ठीक ना, ऑप्शन है दोस्तों, ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा 19 का आंसर दोस्तों? तो 19 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से दोस्तों भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? बताइए। गंगटोक में है, थिम्पू में है, बोधगया में कि लद्दाख में? क्या हो जाएगा 20 का आंसर? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लद्दाख में। ठीक ना, याद रखिएगा, हेमिस गोम्पा नामक मठ महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 22 नंबर, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? किन लोगों ने दोस्तों काजू का प्रथम परिचय कराया? डच ने, फिर ब्रिटिश ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने? क्या हो जाएगा 22 का आंसर दोस्तों? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पुर्तगालियों ने दोस्तों सबसे पहले काजू का परिचय कराया भारत में। देख लेते हैं 23 नंबर, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए उन्हें जेल भी गए? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 23 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वीवी गिरी। वीवी गिरी ऐसे थे दोस्तों जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। ठीक ना, देख लेते हैं 24, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एकदम एग्जाम में आ सकता है, 1 अप्रैल को, 6 मई को, 5 सितंबर को कि 5 जून को? क्या हो जाएगा 24 का आंसर? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 25 देख लेते हैं दोस्तों, 25 नंबर है कि दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो 2021 में दोस्तों किसको यूनेस्को में शामिल किया गया था? नवरोज को, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को, कोलकाता की दुर्गा पूजा को कि छऊ नृत्य को? क्या हो जाएगा 25 का आंसर? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता की दुर्गा पूजा होती है दोस्तों, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 26, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? महत्वपूर्ण है, 12, 13, 15, 17। क्या हो जाएगा 26 का आंसर? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 15 महिलाएँ थी दोस्तों भारतीय संविधान की सभा में। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, शेर सफारी कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो महत्वपूर्ण है। कन्नौज में, लखनऊ में, नोएडा में, इटावा में? क्या हो जाएगा 27 का आंसर? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इटावा में दोस्तों शेर सफारी स्थित है। 28 देख लेते हैं, प्रसिद्ध चारकुला नृत्य संबंधित है किससे? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से? 28 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ब्रजभूमि से दोस्तों ये चारकुला नृत्य संबंधित है। 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था व प्राथमिक क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन है? कृषि है, उद्योग है, सहकारिता के उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 का क्या हो जाएगा आंसर? 29 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कृषि दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 29 हो गया तो 31 देख लेते हैं। 31 है कि आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था 1981 में, 1982 में, 1985 में, 1989 में? क्या हो जाएगा 31 का आंसर? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, 1982 में दोस्तों आयात निर्यात बैंक स्थापित किया गया था। ठीक ना, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। ML वालसमा, PT उषा, कमलजीत संधू, के मल्लेश्वरी? क्या हो जाएगा 32 का आंसर? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कमलजीत संधू दोस्तों थी जो एशियाई खेल में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीती थी। 33 देख लेते हैं दोस्तों, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बताइए। ढाका, बांग्लादेश में, बंगलोर भारत में, काठमांडू नेपाल में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में? 33 का क्या हो जाएगा आंसर? 33 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश के ढाका में दोस्तों प्रथम बैठक हुआ था सार्क का। 36 देख लेते हैं दोस्तों कि लौह रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बताइए, लौह रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने कि बाबर ने? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 36 का आंसर? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बलबन ने दोस्तों लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। क्या हो जाएगा 37 का आंसर? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, मैसूर का शासक था। ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। ये संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे है? 52वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, कि अल्पसंख्यकों के आरक्षण से? क्या हो जाएगा 38 का आंसर? 38 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। ठीक ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।